नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। और सबसे पहले आज सावन का अंतिम सोमवार है और भगवान शिव सबका कल्याण करें। सभी छात्रों का सभी को शुभकामनाएं। अगली जो सूचना है, सबसे बड़ी जो सूचना है वो सूचना है बाढ़ की। प्रयागराज और गंगा जी यमुना जी के किनारे जितने भी तटीय शहर हैं, तटीय इलाके हैं, वहाँ वो सब भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। लिखा है बाढ़ व अंधेरे में डूबे 180 से अधिक मोहल्ले, गांव, आवागमन के साथ में पढ़ाई लिखाई सारी ठप हो चुकी है यहाँ पर। तो किनारे जो विद्यार्थी रहते हैं प्रयागराज में, और लिखा है कि नेवादा, राजापुर, सलोरी, सादियाबाद, दारागंज समेत अन्य मोहल्लों व गांवों में बिजली आपूर्ति प्रभावित है। गंगा यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने से शहरी क्षेत्र का यमुना बैंक रोड, यमुना पार का लेडियारी और गंगा पार का गोडवा उपकेंद्र जलमग्न हो गया। 20 से अधिक ट्रांसफार्मर बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे जिले के 180 से अधिक मोहल्लों व गांवों में बिजली आपूर्ति ठप है। विद्युत विभाग ऊंचाई पर बने मकानों में दूसरी लाइन से आपूर्ति करने के प्रयास में जुटा है। रविवार को तेज बारिश में गंगा यमुना नदियां उफान पर आ गई। इससे हनुमान मंदिर, दारागंज, छोटा बघाड़ा, मक्का मस्जिद, गड्ढा कॉलोनी, नेवादा, गंगानगर, पत्रकार कॉलोनी, कछार, हड्डी गोदाम, सर्कुलर रोड स्थित गली नंबर 21, राजापुर, ओम गायत्री नगर, सलोरी, करेलाबाग, कछार, म्योराबाद कछार, आजाद नगर, करेली, मोरी, भरद्वाज, गंगा कछार, शमशनगर, जेके नगर आदि मोहल्लों के ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के और बहुत सारे लोगों के बयान भी हैं और इस समय प्रयागराज में भीषण बाढ़ है। तो सरकार जो है, प्रशासन है, वो काम कर रहा है और अच्छी तरीके से भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं है बाढ़ केवल प्रयागराज में है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये समाचार ये पटना का है। दूसरा वाला, मिट्टी की दीवार गिरने से 7 वर्षीय बच्ची की मौत। और नीचे यहाँ पर लिखा दानापुर में जल जमाव से लोग हलाक। पंडारक में 500 बीघा खेत जलमग्न, किसान चिंतित। पटना सिटी की गलियों में भी पानी भर चुका है। तेज बारिश से पटना सिटी के अधिकतर इलाकों में जल जमाव हो गया है। गलियों व सड़कों पर नाला और सड़क में फर्क मिट गया है। घरों में नाला का पानी भर गया है। तो हर जगह ये स्थिति बढ़ रही है। चलिए अगली जो सूचना है वो है आरओ एग्जाम की। लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं भर्तियों की। आयोग के लिए यूपी अभ्यर्थियों के लिए बिहार उच्चतम घनत्व वाला राज्य है। देखिए, सभी को मालूम है कि भारत में सबसे अधिक जो जनघनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद में केरल का स्थान आता है और केरल के बाद फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 है। 1106 है और उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व वो 829 है। कितना ज़्यादा अंतर है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आयोग के लिए यूपी माना गया है। मतलब ठीक है, गलतियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं भी नहीं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा प्रश्न गलत हों, लेकिन ऐसे बचकाने प्रश्न मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिसका आंसर बहुत आसान है तो ये उलटफेर करेगा। लिखा है इसमें कि भारत में कुछ और भी प्रश्नों के बारे में बताया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में उच्चतर जनसंख्या घनत्व पाया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पूछे गए इस सवाल का सही जवाब उत्तर प्रदेश बताया है, जबकि उत्तर प्रदेश का स्थान तो चौथा है। लिखा है जबकि अभ्यर्थियों का दावा है कि सही जवाब बिहार होगा। बिहार में जो 2011 में जनगणना हुई फिर तो हुई नहीं है, अभी तो देखिए होना है। 1106 बिहार का है और उत्तर प्रदेश का 829 है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। अभ्यर्थियों ने साक्ष्य के तौर पर एनसीईआरटी व सेंसस ऑफ इंडिया के आंकड़ों का हवाला दिया हो तो सभी किताबों में दिया है। यूपीपीएससी की ओर से 30 जुलाई को जारी उत्तरकुंजी पर अभ्यर्थियों से 5 अगस्त तक आपत्तियां मांगी गई हैं। अब तक अभ्यर्थियों ने 1 दर्जन सवालों पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं और एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती है, समस्त आपदाओं से मुक्त, ईश्वर से अकलुषित मनों का अनंत का भोग करे। तो आयोग ने इसका उत्तर माना है। हर्षवर्धन छात्रों का कहना है कि ये कथन है अशोक का। साक्ष्य के तौर पर भारत सरकार के आर्काइव वेबसाइट में दिए गए तथ्यों का हवाला दिया गया है। और लिखा है प्रतियोगी छात्र राजन और अन्य अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों पर कार्रवाई की मांग की। मैं एक अलग से और वीडियो बना दूंगा कि विद्यार्थियों ने कुल कितने प्रश्न पर आपत्ति दर्ज की है और कितने बदलाव हो सकता है। और लिखा है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि किताब, वेबसाइट, पत्रिका आदि देखने के बाद भी विशेषज्ञ सही प्रश्न नहीं बना पाते हैं। जब तक इन विशेषज्ञों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होगी अभ्यर्थियों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और आयोग की छवि धूमिल होती रहेगी। अभी आप जो सूचना देख रहे थे वो अमर उजाला की थी और हिंदुस्तान ने भी यही खबर छापी है। इसमें भी बहुत सारे प्रश्नों को बताया गया कि आयोग ने किन प्रश्नों के गलत आंसर दिए हैं। इसमें जैसे एक लिखा हुआ है, आपने वो जनसंख्या घनत्व वाला तो देख ही लिया
और नीचे यहाँ पर लिखा है, एक प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों से संबंधित है। इसका जवाब आयोग ने आलू, गन्ना, कपास सही माना है, जबकि छात्रों का कहना है कि गन्ना, कपास, सफेद सरसों, रेपसीड है, ये भी इसका आंसर होगा। कुछ लोग कानपुर से आए हैं, वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। का जवाब आयोग ने परिमाणवाचक विशेषण माना है, जबकि इसमें छात्र संख्या वाचक विशेषण को सही मान रहे हैं। तो इसमें दो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीजें दी गई हैं। इसलिए प्रश्न रबी की दलहनी फसल नहीं है का जवाब आयोग ने मूंग, जबकि छात्रों ने सेम की फली फ्रेंच बीन को सही माना। एक अन्य प्रश्न, उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान। इसका जवाब आयोग ने केला, जबकि छात्र आम को सही मान रहे हैं। वैधानिक संस्था और आकृति के प्रश्नों पर भी छात्रों का जवाब आयोग से अलग है। छात्रों ने कुछ प्रश्नों के सही उत्तर साक्ष्य सहित आयोग को भेज दिए हैं। प्रतियोगी छात्र राजेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि अभ्यर्थियों में आक्रोश सिर्फ उत्तर कुंजी को लेकर के ही नहीं है, बल्कि उन तथाकथित विशेषज्ञों को लेकर के भी है जो 150 से 200 सही प्रश्न नहीं बना पाते हैं। जब तक इन विशेषज्ञों पर उचित कार्रवाई नहीं होगी, गंभीर अभ्यर्थियों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं पर 26 साल बाद हो सकती है, 25-26 साल बाद हो सकती है प्रवक्ता पुस्तकालय की भर्ती। मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि लोक सेवा आयोग में अधियाचन भेजा गया है और प्रवक्ता पुस्तकालय का जो पद है उसमें बदलाव किया गया, उसका नाम बदला गया है, उसका ग्रेड पे बदला गया, बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं, जिसकी वजह से भर्ती में देरी हो रही है। लेकिन इतनी देरी कैसे हो जाती है 25 साल? भाई पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती, पुस्तक और लाइब्रेरियन की भर्ती, प्रवक्ता पुस्तकालय की भर्ती पूरे देश में होती हैं। बिहार से आती हैं, राजस्थान से आती हैं, केंद्र सरकार की विभागों से आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ना तो UPSSC से कभी कोई भर्ती आती है लाइब्रेरियन वालों के लिए, और ना ही UPSC से आती है, और ना ही शिक्षा सेवा चयन आयोग से आती है। अगर कभी कभार भर्ती आ भी गई तो वो न्यूज़पेपर में, जैसे आज के पेपर में दिया गया है। और बहुत सारे विद्यार्थी मांग भी कर रहे हैं, इसको लेकर के ज्ञापन भी दे रहे हैं, और विद्यार्थियों ने एक ग्रुप भी बनाया है। मैं उस ग्रुप का लिंक आपको दे दूंगा। मेरा ग्रुप नहीं, विद्यार्थियों का लिंक है। विद्यार्थी मुझसे कहते हैं तो मैं बता देता हूँ, भैया ठीक है आप लोग बना लड़ाई लड़िए और मैं आपकी बात पहुँचा दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रवक्ता पुस्तकालय अध्यक्ष के 290 पदों पर भर्ती होगी। देश के अशासकीय और राजकीय, जो राजकीय महाविद्यालय है वहाँ पर जो पुस्तकालय प्रवक्ता है, ये इनकी भर्ती तो UPSC से होनी है, और जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है वहाँ की जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती होगी। भर्ती से संबंधित नई नियमावली तैयार की जा रही है, और लिखा जिसे मंजूरी के लिए कार्मिक विभाग के पास भेज दिया गया है। और इन पदों पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। यह पद पहले तृतीय श्रेणी का था और 1996 में इस पद के लिए UGC का वेतनमान निर्धारित कर दिया गया, लेकिन 96 के बाद से प्रवक्ता पुस्तकालय के पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई है। बीच में आधा दर्जन पदों पर भर्ती की गई थी, लेकिन वर्ष 2021 में जब 106 पदों में भर्ती के लिए अधियाचन भेजा गया तो उसको भी वापस कर दिया गया। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के अनुसार पहले यह पद तृतीय श्रेणी का था और इन पदों पर चयन की प्रक्रिया उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से पूरी होती थी। जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में और भी विभागों में लाइब्रेरियन की भर्ती की मांग कर रहे हैं, सुनिए उस छात्र का वीडियो जिसने ग्रुप बनाया है, और उसके बाद में फिर हम बढ़ते हैं आगे की सूचनाओं। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैं दिनेश कुमार उत्तर प्रदेश बदायूं से हूं। BLib और MLib किया हुआ एक बेरोजगार अभ्यर्थी हूं। मेरा सर के माध्यम से आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, जो भी पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन का कोर्स किए हुए विद्यार्थी हैं, तो आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे एक विशाल राज्य में अभी तक पुस्तकालय की बहुत समय से कोई भर्ती नहीं हो पाई है, जबकि बिहार, राजस्थान, DSSB और अदर प्रदेशों में लगातार भर्तियाँ हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में हम जैसे एक बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए भर्ती क्यों नहीं हो रही है? तो इस मुहिम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, और मैं सरकार से मांग करूंगा और अनुरोध करूंगा कि हमें जैसे ये बेरोजगार लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में भी भर्ती देना चाहिए। आप सभी से मेरा अनुरोध है। मैं एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हूँ जिसमें सभी लोग जुड़ें, उसमें मेरा साथ दें, और उसमें हम आप सभी का भला है और सभी का फ़ायदा है, जिससे कि हम सरकार से अपनी बात मजबूत तरीके से रख सकें उनके समक्ष। इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ दें और जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो सूचना है वो CISF भर्ती को लेकर के है, और खुशखबरी है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सेना की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, अर्धसैनिक बलों की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। उनको एक बड़ी भर्ती फिर से देखने को मिलेगी। हालांकि पिछले 3-4 सालों में बड़ी भर्तियां ही निकली हैं SSC GD की। ये भर्ती SSC निकालता है, SSC GD से भर्ती आती है, और ज़्यादातर भर्ती जो 40,000 50,000 पदों पर आई है इस बीच में।
और ये भर्ती नियमित आती है हर साल। इसका परीक्षा कैलेंडर जारी होता है, पहले ही बता दिया जाता है कि इस तारीख को विज्ञापन जारी होगा और कब परीक्षा होगी। एसएससी हमेशा अपनी भर्तियों में करता भी है। हालांकि एसएससी में इसमें बहुत सारे विवाद है, वो एक अलग बात है। लिखा है सीआईएसएफ में 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। 5 सालों तक हर साल 14,000 से अधिक नियुक्तियां, जो भी विज्ञापन जारी होता है उसमें 14,000 इस तरीके से जोड़ा जाएगा। और इसमें कुछ नए पद सृजित किए गए हैं, उसकी बात यहाँ पर की गई है। देश में औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीआईएसएफ में 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसे कहते हैं। और जो एसएससी जीडी की जो मेरिट होती है, जिसमें भर्ती आती है सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीएपीएफ, बहुत सारे पद रहते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा तो डिमांड रहती है ज़्यादातर विद्यार्थियों को सीआईएसएफ की ही रहती है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों की मौजूदा संख्या को 1,62,000 से बढ़ा करके अब 2,20,000 करने की मंजूरी दे दी है। सीआईएसएफ की हर वर्ष औसतन 14,000 भर्तियां करने की योजना है। 5 साल में 70,000 भर्तियां होंगी। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नक्सलवाद में कमी से नए औद्योगिक केंद्र उभरने की उम्मीद है। इनके लिए सीआईएसएफ की मजबूत उपस्थिति आवश्यक है। सीआईएसएफ की जो ड्यूटी है वो महत्वपूर्ण संस्थानों में ज़्यादातर लगती है, जैसे यहाँ पर लिखा है ये औद्योगिक, इसमें शब्द ही आता है इंडस्ट्रियल, जैसे मेट्रो की सुरक्षा करना हुआ, जो एयरपोर्ट वगैरह है उनकी सुरक्षा करना हुआ। इसके साथ साथ में जो राजकीय महत्वपूर्ण जो संस्थान है जहाँ पर नोट वगैरह छपते रहते हैं, वहाँ की जो सुरक्षा करना हुआ। तो काफ़ी अच्छी फोर्स है ये। और लिखा है इसमें, ये देखिए लिखा है कि 5 वर्ष तक हर साल 14,000 से अधिक नियुक्तियाँ होंगी। आप लोगों ने वीडियो तो लाइक नहीं किया होगा ना, आप लोग भैया वीडियो लाइक कर दिया करें, अपने छोटे भाइयों को, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। लिखा है इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, सीआईएसएफ एक अतिरिक्त बटालियन भी तैयार करेगी। मुख्यमंत्री का पुलिस को लेकर के जो कल बयान था वो आज भी दिया गया, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इतनी भर्तियाँ करी हैं और हम 30,000 भर्तियाँ और करने वाले हैं। तो ये तो मैं कल वीडियो बना ही चुका हूँ। बैंक से जो भर्ती आई है आईबीपीएस की क्लर्क वाली, उसकी लेकर के जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 20 से 28 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा इसमें भी होगी और केवल ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को ही अंतिम मेरिट सूची में माना जाएगा। बैंकिंग पर्सनल बोर्ड ने देश के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में कस्टमर सर्विस एसोसिएट के 10,277 पदों पर बम्पर भर्तियां करने के लिए आवेदन मांगे हैं। दिल्ली में 416, उत्तर प्रदेश में 1,315, उत्तराखंड में 102 और बिहार में 308। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।